तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल आर के मैथ सोल्यूशन में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सुगम विज्ञान, तो यहाँ पे 7 क्लास का हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का साइंस देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो भी होगा, जितना भी चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ाएंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। वो भी आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड कराएंगे। तो वो पीडीएफ जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपका विज्ञान ये क्लास 7 और ये रहा आपका यहाँ पे विषय। ठीक है, सबसे पहला विषय पादप में पोषण है। तो ये सब आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और अगर आपका इसका भी पीडीएफ डाउनलोड करना है, बुक का भी, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम लोग इसका भी पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा चैप्टर। ठीक है, तो इतना हमको पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा आता है पादपों में पोषण। ठीक है, पोषण का मतलब क्या होता है? तो जिस तरीके से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं ना, तो ये सभी का अलग अलग होता है। भोजन ग्रहण करने की विधि जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो इसी को हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग खुद से स्वयं सब कुछ भोजन अगर हम लोग बनाते, खुद से ही करते, तो वो स्वपोषी होता है। जैसे पेड़ पौधा ऐसा करता है। हम लोग तो सिर्फ डिपेंड रहते हैं किसी और पे। ठीक है ना, जैसे पेड़ पौधे पे हम लोग डिपेंड है, तो हम लोग परपोषी हो गए या फिर विषम पोषी हो गए। तो ये पोषण ग्रहण करने की, जो भी भोजन ग्रहण करने की विधि है, उसको हम लोग पोषण कहेंगे। और पादपों में पोषण हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे बेसिकली यही देखने वाले, पादपों में पोषण। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का ये खास बात होता है, जो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ बताता है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है, ये तो आपको भी पता है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है ना, भोजन के एक अवयव है। ठीक है, भोजन में यही सब सारे चीज रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, और इसी के लिए हम लोग भोजन को भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक, तथा इन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। इनको हम लोग पोषक कहते हैं और ये पोषक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होती है। ठीक है, तो जो भी होता है इसी से होता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका पाचन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब का पाचन होता है। ठीक है, ना कि भोजन का। तो यहाँ पे देखिए सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। पादप है जो खुद अपने उसके अंदर ही भोजन बनता है। ठीक है, तो वह स्वपोषी होते हैं। परंतु जो मानव होता है सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वगैरह है ही नहीं। ठीक है, वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करते हैं। या तो हम लोग पादप को खाते हैं या फिर पादपों से जो मिलता है भोजन उसको ग्रहण करते हैं। या फिर जो पादप ग्रहण करने वाले जो हमारे जंतु होते हैं ना, उसको हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग मांसाहारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली रूप से पादपों पर ही निर्भर है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि पादप, ये भोजन जो है पादप किस प्रकार से बनाते हैं। तो पादपों में पोषण की विधि क्या होती है? तो केवल पादप ही एक ऐसी जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। सिर्फ पादप ही ऐसा जीव है जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी, और खनिज हो गया और जल हो गया और साथ में सूरज का प्रकाश, क्योंकि बिना उष्मा का भोजन तो बनेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ों की सहायता से ये सिर्फ पादप ही भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होता है, उनके आसपास में उपलब्ध होता है। उनकी जो इन्वायरमेंटल है, यानी जो वायुमंडल है, ठीक है, तो इसमें वो सभी चीज़ें मौजूद होती है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। तो जो कि चूंकि जो पोषक पदार्थ है वो हमारे शरीर की संरचना और जो भी वृद्धि विकास होती है, तो वो और तथा क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव के लिए समर्थ होता है। यानी कुछ डैमेज वगैरह हो जाता है तो उससे हमारी ये मरम्मत हो जाता है। चूँकि हम लोग छोटे से बड़े हुए तो हमको पता है, क्योंकि हम लोग पोषण कर रहे हैं। ठीक है, पोषण ग्रहण कर रहे हैं, यानी भोजन खा रहे हैं जिससे हमें पोषक पदार्थ मिलता है और उसी से हम लोग पोषक पदार्थ मिल रहा है और इसी से हमारा वृद्धि एवं विकास होता है।
तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। यानी विभिन्न जैव प्रक्रम को मतलब वो सारी क्रिया जिनसे हमारी रक्षा होती है, ठीक है। तो जैसे कि चलना हो गया, सांस लेना हो गया, उत्सर्जन हो गया या फिर पाचन हो गया, तो ये सारी एक क्रिया है, ये नहीं होगा तो फिर हम लोग भी नहीं होंगे। तो जिनसे हमारी लाइफ चल रहा है वो सारी क्रिया, तो इन सारी क्रिया के लिए भी ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो वही भोजन यानी पोषक पदार्थ, पोषक तत्व तो ऊर्जा भी प्रदान करते हैं जैव प्रक्रमों के लिए। यानी इसके लिए भी आवश्यक है ऊर्जा। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके जो उपयोग की विधि है सबका अलग अलग होता है, तो इसको पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते उसको स्वपोषण कहेंगे, ठीक है, या फिर वह स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और इसीलिए हम लोग उन्हें विषमपोषी या फिर परपोषी कहते हैं। अब पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है? तो यहाँ पे ये जानना चाहती है कि जैसे पादप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं बना पाता है, तो ऐसा है हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पे वो खाद बनाते हैं भोजन। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? तो विशेष भागों में जैसे पत्ता में भोजन निर्मित होती है और वही फैक्ट्रियाँ है उसका भोजन का, यानी उसको रसोई घर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पादप अपने परिवेश से कच्चा सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं और खाद्य प्रक्रिया तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? तो चूंकि पादप के जैसे हम लोग के पास क्लोरोफिल तो नहीं है, ठीक है, तो जो भी उसमें जैसा है उसमें उसको बनाया गया उस तरीके से तो हम लोग नहीं है, तो इसलिए हम लोग भोजन मतलब उस तरीके से नहीं बना सकते। तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण और पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम यानी क्रिया देखते हैं। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है, ठीक है, वहीं पे खाद बनता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वही रसोई है तो वहीं पे भोजन बनेगा ना। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ यानी मूल द्वारा अवशोषित होता है। मृदा में हम लोग दो चीज, जल और खनिज लवण, ये सब अवशोषित होता है। भूजो अब जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार से पहुंचती है? तो देखिए उसमें एक जाइलम होता है, बोल सकते हैं उसको तना, तो उसके अंदर एक जाइलम होता है नली, तो उसके द्वारा जल पहुंचता है। और फ्लोएम एक होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर अगले क्लास में ऊंचे वाले क्लास में पढ़ेंगे ये सब। तो किस प्रकार से होता है? तो अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम में पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। कोची वो जो जल है खनिज लवण पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र। अब पत्ती में जो है पत्ती हम लोग देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, तो इसके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोशिकाएं। तो कोशिका क्या होता है? जो भी जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सभी कोशिकाएं के बने होते हैं। कोशिका जो होता है हमारे शरीर का, हमने बताया कि कोशिका जो होता है हमारे शरीर का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होता है, यानी मेन इकाई जो हमारा कोशिका है। क्योंकि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है उसी से हमारा से ही टिश्यू बनता है, यानी उत्तक बनता है, ठीक है, उत्तक बनता है। और इसी उत्तक से अंग बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल मिलेंगे तो उत्तक बनेगा, यानी सेलों का समूह से उत्तक बनेगा। और उस समूह से बहुत सारे उत्तक जब मिलता है तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं आगे, ठीक है, अंग तंत्र बनते हैं। और फिर जाकर एक बॉडी का निर्माण होता है, यानी शरीर का निर्माण होता है। तो मेन इकाई कौन सा है? सेल ही तो है, यही इसी से तो बना हुआ है, इसी बहुत सारे सेल हैं और बहुत सारे उत्तक है, तो उत्तक में भी तो सेल ही है, यानी मेन इकाई देखे तो ये सेल ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है। जैसे इमारत जो बड़े से हमने दीवार देखा तो उसका मेन इकाई क्या है? ईंटा है, ईंटा से बना हुआ। उसी प्रकार से जो हमारे सजीवों का शरीर होता है उसका सूक्ष्म इकाई ठीक उसी प्रकार से कोशिका से बना हुआ होता है, ठीक है। जो कोशिका कहलाती है, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, इसको हम लोग अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, तो वो एक कोशिकीय जीव होता है। और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी हुई होती है, जिससे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो उसका बाहरी संरचना होता है जिससे वो घिरा हुआ होता है, जिसको वो सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका को, ठीक है, कोशिका झिल्ली। इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाता है। तो बीच में एक संरचना होता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलेंगे, जैसे कि चित्र 1.1 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ था। केंद्रक भी एक चारों ओर से जेली के समान एक द्रव होता है, उससे घिरा हुआ होता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कोशिका का अंदर है तो कोशिका द्रव हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, तो इसमें आपका बीच में तो केंद्रक दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये हमारा बहुत सारे सेल यहाँ पे लिया गया, ठीक है। तो इसमें किसी में भी बीच में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे इसमें भी एक केंद्रक है, और ये बहुत सारे आपको द्रव यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बीच में द्रव इस प्रकार से दिख रहा है, तो ये कोशिका द्रव हुए, ठीक है, ये कोशिका द्रव हुआ। और जो कोशिका है वो बाहरी एक झिल्ली से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोशिका का आरेख चित्र है। और जैसे कि हमने देखा एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुत सारे कोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी शरीर भी बढ़ती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जो रंध्र होता है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो रंध्र होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और ऑक्सीजन फिर उसी से बाहर निकलेगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्रहण करते हैं। तो वो जो रंध्र है वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। द्वार कोशिका यानी जो भी छिद्र, हम लोग आगे फिगर देखेंगे छिद्र स्टोमाटा का छिद्र का, तो वो जो होता है द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इस प्रकार से द्वार कोशिका होते हैं उसमें, ठीक है, इस प्रकार से होगा, बीच में रंध्र होगा और इस प्रकार से वहाँ पे पत्ता होगा। तो हम लोग देखेंगे फिगर में अच्छे समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे हुए रहते हैं, आपको ये सब माइंड में होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो जल जो है वो, खनिज जो है वो जो अंदर नली होता है, ठीक है, जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, तो उसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, ठीक है, नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक ये फैली होती है। तो ये फैली होती है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग यानी लगातार एक मार्ग बनाती है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप 11 में देखेंगे, 11 में पढ़ेंगे, अध्याय 11 में, 11 क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है। अब नीचे देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में यही तो एक खास चीज़ होता है कि पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो सिर्फ पत्ती ही क्यों ऐसा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, लेकिन और अंग क्यों नहीं, तो वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करती है, ठीक है, और क्लोरोफिल को ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण का अंग भी कहेंगे। तो ये हम क्या करता है, सूर्य से जो भी ऊर्जा मिलता है उसको संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। जो ऊर्जा लिया उसका यूज किस चीज़ में होगा, तो जो जल हमने लिया था, मतलब जो पेड़ पौधे ने जल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे वो खाद्य संश्लेषण में होता है उसका यूज ऊर्जा का। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो भी खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में हुआ ना, तो प्रकाश संश्लेषण इसका नाम हो गया। हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल हो गया, फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्लोरोफिल भी तो होना चाहिए ना, वो भी होगा, फिर सूर्य का प्रकाश होगा, जल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो ये सब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है पत्तियों द्वारा, यानी एक ही प्रक्रम है। तो अद्वितीय का मतलब एक हुआ, यानी यहाँ एक अद्वितीय मतलब यूनिक प्रक्रम है, ऐसा बोलेंगे। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। जो भी हमें सूर्य से ऊर्जा मिलता है वो पत्तियों द्वारा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। सूर्य जो है वो सभी के लिए एक चरम स्रोत है, यानी उसमें अनंत ऊर्जा है,
ठीक है ना। तो ये इससे हम लोग को भी ऊर्जा मिलता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधे फिर जीवित ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो वो भोजन कैसे बनाएंगे जब प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, तो वो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या करा है, प्रकाश संश्लेषण ना होते की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। खाद्य उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वो जब भोजन नहीं बनाएंगे तो वो फल फूल कैसे देंगे? सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली। हम लोग डायरेक्ट पादप पे, जैसे पादप पे निर्भर है, क्योंकि अगर हम लोग पादप पे निर्भर नहीं है, किसी जीव जंतु पे भी निर्भर है, तो वो जीव जंतु तो आपका पादप पे निर्भर है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली पादप पे ही निर्भर है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ऑक्सीजन तो सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भी आई है, तो ये भी पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हमारा ऑक्सीजन बनता है और वो उसको निष्कासित करता है, तो इसके द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है, क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऊपर तो 1.1 था ना, नीचे हम लोग 1.2 में देखेंगे किसका, क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं जो होता है, नीचे हम लोग देखेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल एवं कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषित करती है, यानी इसी के द्वारा ही वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है ना। जो भोजन बनाए तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही बनेगा ना भोजन, ठीक है। जैसे हम लोग का भोजन जब हम लोग खाते हैं तो वो हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है, जाकर सेल में संचित होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में यहाँ पे संश्लेषित करती है। इस प्रकार हमको निम्न समीकरण द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, और ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, और सूर्य की उपस्थिति में और प्लस में क्लोरोफिल होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर ये दोनों सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, यही उसका भोजन है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन बना वो तो छिद्र के द्वारा निकाल देगा, ठीक। और जो कार्बोहाइड्रेट बना यानी जो खाद्य पदार्थ बना वो विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा फ्लोएम के द्वारा। एक और नली होता है, जैसे जाइलम जल पहुंचाया तो फ्लोएम जो होता है वो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में इस कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाएगा। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ठीक है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है मतलब ये बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में ये संचित हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि वहाँ पे बोल रहा था 1.2 फिगर देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1.2 है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे इस पत्ती का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग फिगर देख रहे हैं ना, इस फिगर को अगर देखेंगे तो ये कौन सा फिगर है, ऐसे ऐसे दे दिया ना। तो इस फिगर क्या, तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए जब हम ये पत्ती को दो भाग में ऐसे काटेंगे ना, तो ऐसे काटने पर जो हमारा इसका जो भी कटने पर जो भी कटान को हम लोग सामने सामने देखेंगे ना, जहाँ पे कटा यहीं पे अगर सामने देखेंगे खड़ा करके उसको, तो हमारा इस तरीके से नजर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एपिडर्मिस होता है, ठीक है। यहाँ पे एपिडर्मिस होता है, ये एपिडर्मिस हुआ ऊपरी वाला और ये निचले वाला एपिडर्मिस हुआ, ठीक है। और इसी में छिद्र होता है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले को बोलते हैं क्यूटिकल, ऊपर वाले जो है इसको क्यूटिकल बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाले भाग को। और इसमें जो आपका बूंद बूंद टाइप से गोला टाइप से है ना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेंकाई, ठीक है। प्रेंकाइमा बोलेंगे इसको, पैलिसेड प्रेंकाइमा बोलेंगे इसको। जो यहाँ पे ये पैलिसेड प्रेंकाइमा हुआ और ये हुआ स्पंजी प्रेंकाइमा। इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जिसके कारण से पत्ती जो होता है वो हरी होती है। तो ये हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्लोरोफिल का यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम लोग का पीछे भी देख बोला कि क्लोरोफिल का हम लोग चित्र में देखेंगे। तो ये होता है, इसमें सभी में क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, और नीचे हमारा ये छिद्र रहा, यहाँ पे रंध्र होता है, यहाँ पे रंध्र होता है। एपिडर्मिस जो होता है ना, ये सब एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाले ये निचला है, तो इसमें छिद्र होगा और छिद्र के द्वारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब हम एक छिद्र का देखेंगे, तो इस छिद्र का यहाँ पे एक छिद्र का फिगर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे द्वार कोशिका है ना छिद्र के पास,
ठीक है, रंध्र के पास। तो हम लोग इस फिगर को देख रहे हैं, ये एक छिद्र का फिगर है, एक छिद्र का। तो इसमें देखिए द्वार कोशिका, एक ये द्वार कोशिका हुआ और एक ये द्वार कोशिका है। तो इसका जो छिद्र का नियंत्रण करता है वो द्वार कोशिका ही करता है, ठीक है। इसका खुलना बंद होना सभी इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब ये जल का अवशोषण करेगा, ठीक है, जब ये जल का अवशोषण करेगा द्वार कोशिका तो ये फूल जाता है, और जब ये फूलेगा तब खुल जाएगा, इसका जो छिद्र होगा वो खुल जाएगा। लेकिन जब वो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को निष्कासित करेगा तो वो पचक जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा, तो छिद्र बंद हो जाएगा। तो ये भी आप माइंड में रखिएगा कि जब वो जल का अवशोषण करेगा तो वो फूलेगा तो द्वार खुल जाएगा, ठीक है, और जब वो जल निकलेगा तो पचक जाएगा, ठीक है ना, तो वो द्वार बंद हो जाएगा। तो हम लोग देखें, ये रंध्र द्वार हुआ बीच में, और ये हमारा रक्षक यानी द्वार कोशिका हुआ, ठीक है, गार्ड सेल्स। और यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है। यहाँ पे काट चित्र है, काट का मतलब इस तरीके से हम काट कर उसको देखेंगे ना सामने, तो आपको इस तरीके से नजर आएगा ऊपर वाले जो फिगर हमने देखा। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, अब नीचे तो ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, यानी पत्तियों में जो स्टार्च की उपस्थिति है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। यदि अब प्रकाश संश्लेषण खत्म हो गया यानी भोजन अब बन गया, ठीक है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण यानी सौर ऊर्जा, उसको ऊर्जा मिल रहा है। क्लोरोफिल उसका अवशोषित करेगा जो उसमें पत्ती में है, ठीक है। क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आगे वाले क्लास में पढ़ना, बट हम यहीं पे बता रहे हैं। और ये देखिए पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जल एवं खनिज लवण वो जड़ से खींचेगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वातावरण से लेगा, फिर जब संपन्न होगा प्रकाश संश्लेषण तो उस दौरान यह ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। जब इसका भोजन बन गया तो हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो गया। जब इसका स्टार्च बन जाता है, उपस्थिति, जब क्या बोला था, स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रकार, पत्ती में जब स्टार्च की उपस्थिति होती है तो समझते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न हो गया। अब यहाँ पे बूझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। उसने देखा कि कुछ पादप की पत्ती जो होता है वो लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होती है। तो पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि वो हरा है तो प्रकाश संश्लेषण होगा। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपों में हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो सल्क मतलब वो वहाँ पे नुकीला टाइप से होता है, ठीक है, मतलब कांटा तो रहेगा, मतलब मरुस्थलीय पौधे है तो उसमें कांटा रहेगा, जैसे मछली के ऊपर सल्क होता है ना उस टाइप से, तो जो उसकी सुरक्षा करता है, तो उस टाइप से होता है, हो जाती है। इन पादपों के तने जो होते हैं वो हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया हुआ 1.1, ठीक है। एक ही प्रकार के पादपों के दो गमले लीजिए, एक ही प्रकार के पादपों के दो गमला लेना है। एक को अंधकार अथवा काले बक्से में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूरज के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूरज के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखना है। हरी पत्तियों का जो अतिरिक्त अन्य वर्ण जो भी रंग आया उनकी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों की जो अतिरिक्त जो भी अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। यानी उसमें होता तो है लेकिन वो क्या करता है, उसका प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, ठीक है। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। 1.4 इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे पंखी यानी काई जैसे पादप देखें, ठीक है, तो होंगे। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण अब बनते हैं जिन्हें हम लोग शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कि जो गमला अंधकार में रखते हैं ना, रखते हैं उसमें 3-4 दिन के लिए सूरज में प्रकाश में रख दीजिए। पुनः इसकी पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए। आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में। हरी पत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि हरी पत्तियों का जो
मतलब जो भी रंग होता है उसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, जो अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन मतलब उसको ढक देता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें बोल रहा था मेन पॉइंट ये। जैसे कि यहाँ पे पत्ती हम लोग देख रहे हैं, इस वेराइटीज का विभिन्न रंगों की पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं। इन रंग का हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, शैवाल वो क्योंकि हरा होता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण आई थिंक वही करता होगा, सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश का यूज वही करता है। पादपों में यहाँ पे देखते हैं, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण। तो कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप या पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। आप याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, CHO इससे मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ठीक है, इनका उपयोग इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। ठीक है, जनरली और भी जो भी पदार्थ होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें इसके अलावा नाइट्रोजन भी होते हैं। ठीक है, यानी इसमें 4 तत्व आ गए। ठीक है, 3 के अलावा एक चौथा तत्व आ गया नाइट्रोजन। तो अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, मतलब उससे उसी के द्वारा वो बनता होगा। लेकिन प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, इनमें एक और पदार्थ होता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन बोलते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका भी एक फंडा है। तो देखिए कैसा होता है, याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होता है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जो नाइट्रोजन उसका उस रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मित करते हैं। यानी कुछ ऐसा मिट्टी में होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया ना, तो वो क्या करता है, उसको नाइट्रोजन को ऐसे यौगिक में परिवर्तित कर देता है और मिट्टी में फिर उसको निर्मुक्त कर देता है। तो ताकि जो उसमें जड़ में होता है, जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ में होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो ये जो निर्मुक्त कर देता है मिट्टी में, अब ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ में अवशोषित कर लिए जाते हैं। समाप्तः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषित करते हैं। तो इसके बाद वो फिर अन्य संघटकों जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो इसका भी संश्लेषण करते हैं। और यहाँ पे जो संश्लेषण वर्ड है, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो अब हम लोग देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ भी। जैसे पादप हमने जाना जो अधिकतर होता है, जनरली सभी स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो खुद से भोजन नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे देखिए, और वो याद रखिएगा उसका नाम, वो कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी भोजन को वो बना नहीं सकते हैं। ठीक है ना, वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं और वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसका मतलब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। तो ठीक है, तो जो अमरबेल होता है वो विषम पोषी प्रणाली मतलब विषम पोषी होता है, वो खुद से भोजन नहीं बनाता है। पादप में ये आपका होता है अमरबेल। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं।
वह पादप परपोषी कहलाता है। तो ये जिस पर ये आरोहित है ना, वो पादप क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करता है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, क्योंकि एक जीव से ही ये भोजन को प्राप्त कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहले जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल जो एवं जोग जैसे जीव भी परजीवी है? तो यहाँ पे देखिए, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 हम लोग नीचे देखेंगे कि पादप को देखिए, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, आप इसका फिगर देख सकते हैं। जब इसमें वो इस प्रकार से होता है, इसमें प्रवेश करेगा तो रोम नीचे की ओर से मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब उसी ओर ढाल रहता है, तो वो नीचे चला जाता है, उसमें फंस जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, तो जैसे कि इस प्रकार से खुला हुआ, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके चलते वो कीड़े उड़े आए, ठीक है, वो फिर बंद हो जाता है और फिर फंस जाता है उसमें, तो खुल जाते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, तो वहाँ पे बीच में फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, क्योंकि ये कीट का भोजन कर रहे हैं। बीनस प्लाई हो गया, ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अनुदाहरण, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब बूझो भ्रमित है, यदि घट पर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यक है? तो चलिए यहाँ पे 1.4 देखते हैं। अपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या फिर छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों का समान मुख नहीं होता, ये हरे पौधे पादपों के समान भी नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो हरा है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मशरूम होता है, तो ब्रेड डबल रोटी एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रश्नों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़ेगा जब आप इसको ज़्यादा दिन तक रख देंगे, जैसे कि ये फिगर में दिख रहा होगा आपको। यह जीव कवक या फिर फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाले जो वस्तु होते हैं उनसे उन वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलय का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि सड़े गले मरे हुए जीव से वो भोजन प्राप्त करता है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। वो जो मृत जीवी से भोजन जिस प्राप्त करते हैं उसको मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान
अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। आपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। तो ये देखिए, पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गई। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट होती है। तो सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित जो जैसे चना होता है ना, उसी तरह से होकर ये नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई। तो वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? कवक रोग कारक भी होते हैं। पहले ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ हानिकारक, कुछ लाभदायक होते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधियों के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। उससे हम लोग सहजीवी बंध कहते हैं, जो ऐसा संबंध बनाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है, यानी जो कवक को मिलता है वृक्ष से उससे पोषण मिलता है। अब बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवालों को रहने का स्थान, यानी जो कवक है वो शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो ये दोनों के बीच में जो संबंध है वो सहजीवी संबंध है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा में पोषकों की किस प्रकार से फिर से उसमें पूर्ति होती है। तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे में लौन एवं गमलों के खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। उर्वरक एवं खाद नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती है। अगर लगातार हम लोग फसल भी एक तरह के उगाते तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसमें। तो अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ भी फसल वगैरह उगाते तो उसमें पोषकों की कमी तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषक आवश्यक के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि फसल जब कटाई होगा तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम है ना कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम, ठीक है ना, जो जड़ में होता है दलहनी पौधों में, ठीक है। परंतु राइजोबियम अपनी भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलदारी पादपों की जड़ों में रहते हैं। और इन दोनों के जैसे जड़ और इसका बीच में जो संबंध है उसको भी हम लोग सहजीवी बंधन बोलेंगे, ठीक है। तो जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालों फलदारी पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है और अतः उन्हें सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। इसके बदले में उसको आवास मिला और खाद्य पदार्थ मिलता है और इन जो भी संबंध हुआ सहजीवी संबंध हुआ। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे तो खुद है ही राइजोबियम। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है।
इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वापोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाता है। जैसे कि परजीवी हुआ, जैसे देखें हम लोग परजीवी अमरबेल था ना, मृतजीवी जैसे हम लोग देखें उसको मशरूम को, परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, दूसरे पादपों से है। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें हम लोग विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। और विषमपोषी हम लोग पढ़ेंगे, पोषण तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्वपोषी हुए तो परपोषी हुए, और विषमपोषी जिसको, तो विषमपोषी जो हुए वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी एक विषमपोषी है, परजीवी है, मृतजीवी है, तो ये भी तो दूसरे से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो ये भी एक तरह से परपोषी हुआ, विषमपोषी के रूप में हुआ। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, 8 क्लास में शायद होगा पढ़ना। उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट बच्चे पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत वो भी विषमपोषी होते हैं कीट बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप लोग खत्म हो चुका है, यहाँ पे हम लोग प्रमुख शब्द हैं परपोषी, ये सब आपने क्या सीखा तो हम इसको देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी किसी भी तरह के आप कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो सभी जीवों को खाद की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग अपने हम वृद्धि एवं विकास शरीर को रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं भोजन, ठीक है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रकरण द्वारा अपना खाद एवं यानी स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है, तो ये हमने पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल जो रासायनिक पदार्थ वो प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है, तो उसका उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां द्वारा और ऊर्जा संचयन किया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से ही पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन होती है, तो हमने पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीवी के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको परजीवी कहते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, अतः वह विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, इसका हम लोग फुल इसका PDF बनाकर आपको देंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन इसमें 7 8 तक है, 9 यहाँ पे है, और 9 हुआ, 10 हुआ, 11 12 है, ठीक है ना। तो इतना ही है बस। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।